हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। पिछली कुछ क्लासेस में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर, उसके अगल बगल पाए जाने वाले 7, 8, 9 राज्य और उसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो नेपाल के साथ बन रहा था उसके बारे में हमने देखा। आइए अब हम शुरू करते हैं अगली क्लास, जिसमें लोकेशन कंप्लीट हो गया, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल फीचर में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की टोपोलॉजी पढ़ी थी 3 पार्ट में पिछली क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। हिमालयन रीजन में कौन कौन सेक्शंस आते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स में कौन आते हैं और शिवालिक रीजन्स में कौन आते हैं। इसके अलावा चौथा सेक्शन भी मैंने कहा था जो विंध्याचल वाला सेक्शन है, ठीक है। विंध्याचल वाला सेक्शन जो है यही बुंदेलखंड बघेलखंड का वो था। आइए अब हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो शुरू होगा नेचुरल वेजिटेशन, आज की ज्योग्राफी की लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, 2 तरह के वेजिटेशन होते हैं। एक वेजिटेशन होती है जिसमें हम एग्रीकल्चर करके जंगलों को काटकर खेती लायक भूमि बनाते हैं और उस लैंड में फर्टिलिटी का काम शुरू करके हम वहां खेती करते हैं। वो खेती एक्सटेंसिव भी हो सकती है और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस भी हो सकती है। 3 तरह की खेती होती है, प्रिमिटिव, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ये आदमी मैन मेड करता है, खुद करता है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि इसमें मनुष्य का, किसी ह्यूमन बींग्स का कोई मैन मेड काम नहीं है, ये आर्टिफिशियल काम नहीं है। ये नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर पर अपने आप उग जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जिनमें से फौना का मतलब, फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश की डाइवर्सिटी से भरी हुई है, जैसा कि पीछे हमने देखा कि शिवालिक हिमालय की रेंजेस, बीच में गैंगेटिक प्लेन, खादर, बांगर, भाबर और तराइन, और सबसे नीचे वाले लोअर सेक्शन में हॉरिजॉन्टली उत्तर प्रदेश अगर हम देखें तो विंध्याचल, उसके हिल्स और उसके कुछ माउंटेन्स के साथ साथ प्लेटू, पठार वाला पोर्शन भी है। और अलग अलग जगहों पर बारिश अलग है, क्लाइमेट अलग है, एल्टीट्यूड्स अलग है, तो डेफिनेटली इसकी वेजिटेशन भी क्या होगी, वैरायटी लिए हुए होगी। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लोरा और फौना दोनों की अलग वैरायटी, डाइवर्सिटी पाई जाती। साथ ही साथ वैरायटी वेजिटेशन में तो है ही है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में भी आपको ये वैरायटी मिल जाएगी। तो इसलिए हमने फ्लोरा और फौना ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पेसिफिक क्लास तैयार करी जो ज्योग्राफी की लेक्चर 3 के नाम से आपको पढ़नी। तो आइए हम शुरू करें कि नेचुरल वेजिटेशन क्यों हमारा एक नेसेसरी कंपोनेंट हो जाता है। आखिर इस नेचुरल वेजिटेशन से सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी और ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ये सारे रिसोर्सेज हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश के लिए क्यों जरूरी हो जाता है। तो आप सभी जानते हो कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। खेती, नेचुरल वेजिटेशन, लकड़ियां, साथ ही साथ खाने पीने के मसाले, फसलें, जानवरों से एक दूसरे से हमारा कनेक्शन होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। इन्हीं से डिपेंड होता है हमारा क्लाइमेट और इसी से हमारी फूड चेन पूरी की पूरी बनी होती है। तो इसलिए इन सारी चीजों का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनको पढ़ना, इनको समझना, इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो, एक बार मैं दिखा दूं, जो लाइट ग्रीन और येलोइश वाला पोर्शन है, ये पोर्शन एग्रीकल्चरल एरिया है उत्तर प्रदेश का। ज्यादातर देखने में लग रहा होगा कि ज्यादातर एग्रीकल्चरल एरियाज ही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू कलर की लाइंस और ये डॉट्स, ये क्रॉस गए हुए हैं, जो क्रैक्स बने हुए हैं, ये आपकी नदियां हैं और नदियां ज्यादातर इरिगेशन में मदद करती है। लेकिन हमारा टॉपिक आज का मैन मेड एग्रीकल्चर नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है कि वो हरे वाले पार्ट्स जिसको हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, ठीक है, इन फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे
कि अगर उत्तर प्रदेश को एक हाथी का और उसकी हाथी की सूंड के रूप में पैर, दोनों हाथ और पैर मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश के हाथी की पीठ पर अर्थात उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न वाले सेक्शन पर कुछ फॉरेस्ट है, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न वाले पोर्शन पर बड़े लेवल में फॉरेस्ट है, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल एरियाज में ये जो नदी जा रही सबसे डार्क वाली नदी, यहाँ पर आपको नदियों के किनारे कुछ जंगल वेजिटेशन मिल जाएंगे जो कि नेचुरल वेजिटेशन है। और तो और इसके अलावा इसके साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे भी अगर आप देखें, जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, और साथ ही साथ ईस्ट के कुछ एरिया में भी आपको जंगल दिखेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश जंगलों का राज्य है, तो मध्य प्रदेश के साथ जितनी दूर इसका बॉर्डर है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये पूरा का पूरा एरिया जंगलों से भरा हुआ। तो फॉरेस्ट वाला एरिया डार्क ग्रीन है, शेडेड वाला पोर्शन, और जो येलोइश पोर्शन है ये एग्रीकल्चर वाला। तो उत्तर प्रदेश में दो ही चीज आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पर वेजिटेशन जो है वो मैनमेड होता है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, और दूसरा नेचुरल तरीके से। कुछ शहर भी हैं, अगर आप इसका पॉलिटिकल जो है नक्शा देखेंगे तो आपको अर्बन सिटीज भी दिख जाएंगे। बाय द वे, तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह से किया जा सकता है: ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं अपनी तरीके से ऐड करूंगा, वो आगे चलकर हम डिस्कशन करेंगे। क्या इतने ही तरह के फॉरेस्ट, इतने तरह के ही डेजर्ट या इतने तरह के ही फॉरेस्ट या क्लाइमेट होते हैं? तो क्लाइमेट पर ही डिपेंड करता है कि आपका फॉरेस्ट कैसा होगा। तो आइए चलिए एक बारी मैं आपको हल्का सा एक स्पर्श कर दूं कि हम जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट, वो कैसे डिपेंड करता है। वो अर्थ के इक्वेटर से जा रही जितने भी क्षेत्र और राज्य पड़ेंगे, यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी तो नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की तरफ, यहाँ पर बारिश कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश कर्क रेखा पर भी होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया ही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं जोन में सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो हमारा उत्तर प्रदेश के पास से कर्क रेखा होकर जाती है, तो डेफिनेटली ये ट्रॉपिकल तरह का क्लाइमेट हमारे भारत में मिलता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के बिल्कुल ऐसे मध्य से बिल्कुल हमारी कर्क रेखा जाती है, तो इसके आधे पोर्शन पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। अब ये आगे चलेंगे ऊपर तो ये सब ट्रॉपिकल वाले सेक्शन और टुंड्रा और टैगा भी मिल जाता है। आइए हम बात करें भारत की स्थिति। क्योंकि दो ट्रॉपिक्स के बीच में है, इसीलिए इसकी क्लाइमेट ट्रॉपिकल, और वो भी कैसी, रेन फॉरेस्ट हो जाती है, ठीक है। आगे ऊपर चलते हैं तो ये वाला जोन जो होता है, इस जोन में प्योरली भारत का नॉर्दर्न पोर्शन पड़ता है। और क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट ना होकर, ट्रॉपिकल एरिया ना होकर सब ट्रॉपिकल जोन, इसी वजह से यहां पर बारिश कम होती है। बारिश कम होती है मतलब कि मौसम में, सीजन में ही बारिश होगी। और वो सीजन कौन सा है तो बताएंगे सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अधिक से अधिक अक्टूबर तक। और उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून, ये मेन मानसून की स्ट्रीम होती है। और रिट्रीट मतलब वापस लौटते समय भी कभी कभी ठंडियों में भी बारिश हो जाती है, लेकिन हम उस बारिश को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बारिश तमिलनाडु में ज्यादा बारिश कराती। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कन्वेक्शनल रेन के साथ साथ ओरोग्राफिक रेन, जिसको हम रिलीफ रेन कहते हैं, ठीक है, ये वर्षा होती है और यहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल वाला उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये एरिया जो उत्तर प्रदेश में आता है सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बारिश केवल 4 से 5 महीने होती है, बाकी 6 से 8 महीने सूखा पड़ता है। सूखा पड़ने से पत्तियां अपने, ताकि वाटर का वेपोरेशन ना हो जाए उनके जड़ों में से, वो अपनी पत्तियां जानबूझकर गिरा देते हैं पेड़, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और डिसिडुअस क्योंकि कहां पर पाए जा रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर 2 तरह के डिसिडुअस पाए जाते हैं। एक तो जहां पर थोड़ी बहुत नमी है, इसको हम बोलते हैं मॉइस्ट डिसिडुअस, और एक होता है ड्राई डिसिडुअस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमें ड्राई डिसिडुअस भी मिलेगा। और तो और क्योंकि इंडिया में बारिश होती है
वो थोड़ी फुहार वाली बारिश होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वाली बारिश होती है, जिसकी वजह से ग्रास लैंड भी आसानी से मिल जाएंगे तराइन वाले क्षेत्रों में, ठीक है, मेरी बात समझे। तो हल्का इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिसिडुअस फॉरेस्ट और कैसे मॉइस्ट डिसिडुअस, ड्राई डिसिडुअस दोनों मिलते हैं। डिसिडुअस का मतलब पतझड़, जो अपने पत्ते झाड़ दे, इसलिए झाड़ दे क्योंकि उनके जड़ों से कहीं वाटर का वेपोरेशन ना हो जाए। तो कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिडुअस, ड्राई डिसिडुअस अलग होते हैं। और ठंडे प्रदेशों में जाओगे तो ये एरिया जो कहलाता है सब पोलर और पोलर, यहां पर ही आपको टैगा, अब यहां पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? ये वाला पोर्शन। तो बताएंगे सर ये वाला पोर्शन जो होता है टैगा और टुंड्रा। टैगा जो है ये कुछ नहीं तो कम से कम 80% से 70% ठंड होती है, यहाँ पर 30% के करीब ठंड कम पड़ती है, लेकिन टुंड्रा में 90 to 95% ठंड होती है और यहाँ पर सारे पेड़ पौधे कटीली झाड़ियों में बदल जाते हैं, तो इसीलिए इसको टैगा और टुंड्रा कहा है। तो एक तरीके से मैंने आपको विश्व स्तर के जंगलों का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेट के बेसिस पर बताया कि जहां ज्यादा बारिश होगी वहां सदाबहार वन होंगे जिसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ऐसे ही ट्रॉपिक के बीच में है तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाता है जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन कुछ पेड़ जब सूरज कर्क रेखा की तरफ आएगा तभी बारिश होगी, लेकिन जैसे ही सूरज मकर रेखा की तरफ, कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है तो यहाँ बारिश नहीं होती, तो 4-6 महीने बारिश नहीं होती, इसी वजह से वो अपनी पत्ती झाड़ देते हैं। तो डिसिडुअस मॉइस्ट भी होता है, डिसिडुअस ड्राई भी होता है। आइए हम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए इन्हीं 3 फॉरेस्ट के बारे में क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले टैगा टुंड्रा भी आपको बता दिया कि याद रहेगा। आइए उत्तर प्रदेश में किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो मॉइस्ट डिसिडुअस ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन के ठीक नीचे क्या है? ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक के ऊपर नीचे बारिश होती ही होती है, क्योंकि बारिश होती है इसलिए यहाँ पर मॉइस्ट होता है, नमी होती है, स्वैम्पनेस होती है, डैम्पनेस होती है, ठीक है, मॉइस्चराइजर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको डिसिडुअस फॉरेस्ट कैसा? मॉइस्ट ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो बताएं ये फॉरेस्ट कहां पर है आपको मिलेंगे? तो यहाँ पर कम से कम 100 से 150 सेंटीमीटर की एनुअल रेन फॉरेस्ट होती है ऑन एन एवरेज। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे? जैसे बहराइच वाला सेक्शन, श्रावस्ती का सेक्शन, महाराजगंज, पीलीभीत और भी कुछ अलग अलग स्टेट्स जहां पर भाबर वाले मैदान है। भाबर वाले मैदान मतलब जो पहाड़ी एरिया है उसके फुट पर, और जो तराई वाला एरिया जहां पर नदियां सबमर्ज रहती थी बट इमर्ज होकर वापस आ जाती, ये पोर्शन पे आपको मिल जाएगी क्या? वुडलैंड्स, टीक के, साल के, पलाश के, यहाँ बेरे मिल जाएंगी, महुआ मिलेगा, भाक मिल जाएगी, आंवला मिल जाएगा, जामुन मिलेगा, सेमल मिल जाएगा, और भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज मिल जाते हैं। तो ये सारे ट्रीज कैसे कहे जाते हैं? वुडलैंड्स के। मतलब कैसे? इनसे लकड़ियां खासतौर पर मिलती हैं जो कारपेंटरी के यूज में, घर बनाने के यूज में और भी तरह तरह की चीजों में यूज आता है। क्या मेरी बात सबको समझ आई? यहां पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है जिसमें हमें इतने प्रकार की लकड़ियां और इतने क्षेत्रों से मिलती हैं। यहाँ की बारिश 100 से लेके 150 सेंटीमीटर तक होती है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस कैसा होगा। तो यहाँ पर बारिश की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है रेशियो। ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक के पास पाया जाता है। ड्राई है, कम बारिश होगी। डिसिडुअस है, पत्ते झाड़ देते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है एनुअल एवरेज रेनफॉल। कौन सा पोर्शन है? तो गंगा जमुना वाला पोर्शन। अब आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश को 3 पार्ट में कल हमने पढ़ा था। पहला पार्ट था शिवालिक, दूसरा पार्ट था गंगा का प्लेन और नीचे यमुना के प्लेटूज थे। आप मुझे बताइए, क्योंकि यहां पर शिवालिक रेंजेस है तो बादल जब यहां से जाएगा तो प्लेटू में, गंगा में या शिवालिक में कहां पर ज्यादा बारिश होगी? तो पर्वतों से टकराकर यहां पर बारिश करेगा, क्योंकि ये ओरोग्राफिक रेन है तो इसलिए यहां पर ज्यादा बारिश होगी। कितना बताया मैंने ये एरिया? तो बताएंगे कि सर 150 से 100 के रेंज में बारिश हो रही, 150 से 100 के सेंटीमीटर की बारिश हो रही, जिसको हमने नाम दिया भीगा हुआ है क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही,
ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस पीछे नाम दिया। अब इस वाले में बात करें तो ये पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पर बादल के टकरा कर बारिश होने की कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए बारिश थोड़ी कम होती है। इसको हमने 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश का नाम दिया। ये कहां पर होती है? तो गंगा और जमुना के एरिया में, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। ये वाले पोर्शन को आप शिवालिक वाला मानो, जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। तो ये वाले फॉरेस्ट जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये फॉरेस्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। और इसके नीचे वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर कम बारिश हो गई सेंट्रल वाले पोर्शन में, तो सेंट्रल वाले पोर्शन गंगा यमुना वाला पोर्शन, ये गंगा यमुना का दोआब वाला पोर्शन है, तो इसी वजह से इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल तो है क्योंकि ट्रॉपिक के पास, दूसरा कम बारिश हो रही, इसलिए यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही, ड्राई डिसिडुअस कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? अब इसके कौन कौन से पेड़ हैं वो भी हम देख लेते हैं। ड्राई डिसिडुअस में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके जो भी एरियाज एंड पेड़ होते हैं वो भी वुड वाले ही ज्यादातर होते हैं। खास तौर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली हल्की बारिश हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज कम होती है। इसीलिए यहाँ पर ईस्टर्न या सेंट्रल वाला या वेस्टर्न रीजन को भी अगर मैं इंक्लूड कर लें तो बहुत तरह के सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, गाजियाबाद, ठीक है, और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बारिश कम होती है। और यहाँ पर कैसी बारिश होती होगी? डिसिडुअस। कैसी बारिश होती है? कम, जिसकी वजह से पेड़ों को पानी कम मिलता है, इनकी जड़ें पानी अपने साल भर चलाने के लिए होल्ड कर लेती हैं, और मिट्टी जो होती है खादर, बांगर, भाबर, तराइन वाली होती है कि भाबर तराई, तो बताएंगे ये भाबर, ठीक है, खादर और भांगर वाला सेक्शन भी कवर अप करती है। इसीलिए मिट्टी पानी को होल्ड करती है, साल भर होल्ड करना है उसे, क्योंकि अब बारिश आएगी अगले साल। इरिगेशन हो गया तो हो गया, नदियों से थोड़े बहुत पानी आ गए तो आ गए, हल्की बहुत रिट्रीटिंग मानसून ने बारिश दे दिया तो दे दिया, नहीं तो पानी होल्ड करके रखना है, बचा कर रखना है। लेकिन पत्तियां क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सारा पानी बाहर निकाल देंगी, इसी वजह से पत्तियों को झाड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? डिसिडुअस। और कैसे डिसिडुअस? ड्राई डिसिडुअस। यहाँ पर भी वुड्स मिलते हैं। कैसे वुड्स मिलते हैं? तो बताएंगे कि यहाँ पर भी पलाश के फूल मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। साल मिलेगा, अमलतास मिलेगा, बेल मिलेगी, अंजीर मिलेगी, नीम मिल जाएगा, पीपल भी मिलेगा, शीशम मिलेगा, मैंगो मिल जाएगा, जामुन मिलेगा, बबूल मिलेगा, इमली भी मिल जाएगा, टमेरिंड, और साथ ही साथ और भी प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। और ये ग्रोथ बारिश की वजह से ही नहीं, इरिगेशन और रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बेसिन, उनके वैली की वजह से ये डेवलप हो पाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एरियाज याद रखना है, बारिश कितनी हो रही है वो याद रखना है, और लकड़ियां कौन कौन सी पाई जाती हैं आपको ये याद रखना। क्या एरियाज हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू मेक वे फॉर द एग्रीकल्चर? क्योंकि यहाँ बारिश कम हो रही, अब बारिश कम हो रही है तो नेचुरल वेजिटेशन कम होगा, ना तो नेचुरल वेजिटेशन हमारे काम आने वाला है और ना ही बारिश किसी तरह का सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए हम इस एरिया को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरिंग सेक्शन। और देखोगे इसी वजह से ये सारे एरियाज क्या हैं? इंडस्ट्रियल सेक्शन और एग्रीकल्चर सेक्शन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। भले ही क्लाइमेट को थोड़ा सा चोट लगेगी, लेकिन हमें कुछ फायदा भी नहीं हो रहा। 50 से 100 सेंटीमीटर हम वहां कैनल्स ले जाएंगे, हम वहां बोरिंग सिस्टम ले जाएंगे, हम वहां सबमर्सिबल लगवाएंगे, हम वहां डिपिंग सिस्टम करेंगे और अच्छी फसल उगा लेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश आज भी देखेंगे तो उस जोन में एग्रीकल्चरिंग की डेवलपमेंट होती जा रही। आइए हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। क्या कटीली झाड़ियां भी हैं कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश के? तो आप अच्छे से जानते हो कि राजस्थान का एरिया भी उत्तर प्रदेश से स्पर्श होता है, हरियाणा का कुछ पोर्शन है जो जंगल वाला इलाका उससे टच होता है। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जो ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, कटीली झाड़ियों में भी बदल गए हैं, क्योंकि वहां बारिश और कम हो रही। वहां की बारिश कितनी हो रही? तो बताएंगे कि 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो डेफिनेटली ये तो रेगिस्तान वाला एरिया बन जाएगा, लेकिन पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, थॉर्नी ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे बबूल, थॉर्नी लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस वो होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, थोड़े से वो पल्सेस वाले एरिया। चलो दाल वाले। स्पर्ज आर वाइडली डिस्प्रेड इन दीज वुडलैंड्स। लकड़ी होती है, लेकिन ये लकड़ियां कैसी होती हैं? थॉर्नी होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी कन्वर्ट नहीं, पानी आ ही नहीं रहा। 50 से 75% बहुत कम पानी है। ठीक है, अब ये पत्तियां क्या करेंगी?
डिसोडियस का एक मौसम होता है, उसमें तो पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब आएंगी पत्तियां तो वाटर वेपर तो करेंगी, इसलिए इनकी पत्तियां ही कर्व होकर थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और यहाँ पर क्या बच जाता है, ताकि रेन के पानी को या अंदर पानी को क्या कर सके, वो बचा सके। ठीक है, तो वो या फिर पत्तियां किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, थ्रोन में, कांटों में, या फिर वहां पर अगल बगल घास उग जाएगी ताकि जमीन की पानी इवेपोरेट ना हो जाए। तो आगे चलकर देखोगे तो यही वुडलैंड टाइनी ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज, घास फूस, शर्ब्स और हर्ब्स में, कटीली झाड़ियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्री की स्पीसीज जैसे पुलाई, हेर, दमन, नीम और इस तरह के छोटे प्लांट्स जो है हमारे यहाँ पर उग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गम्स के भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन, रेनिस और गम्स की भी प्रोडक्शन होती है। दीज वुड स्टेम्स मच ऑफ द साउदर्न उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन पे ज्यादा होता है, जैसे मिर्जापुर पहाड़ी इलाका है, एरिड जोन, सेमी एरिड है, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और अपना कौन सा, जालौन। तो हमने 3 चीजें करनी है, अभी तक आपने देखा होगा 3 चीजों पर फोकस करना। अगर हम बोलें कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या पढ़ लें, तो 3 चीजें, कितनी बारिश होती है, किस एरिया में पड़ता है और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में हमने देखा कि कितनी बारिश होती है, कौन सा एरिया पड़ता है और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में कितनी बारिश होती है, कौन कौन सा एरिया पड़ता है और कौन कौन से पेड़ आते हैं। तो हम बताएंगे इसमें आपको छोटी छोटी घासें भी मिल जाएंगी, मतलब कहीं कहीं बड़ी घासें भी होती हैं। तो एक और एरिया आया ग्रासलैंड वाला पोर्शन। आइए हम देख लेते हैं ग्रासलैंड में क्या आता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि 3 पार्ट में ग्रासलैंड्स में भी आएगा, तो ग्रासलैंड वाला पोर्शन भी आएगी, देख लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में हमने देखा कि तराई वाले रीजन में, विंध्याचल वाले में ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ये पाया जाता है। ड्राई फॉर डिसिडियस में हमने क्या देखा कि यहाँ पर महुआ, नीम और पीपल होता है। चलो ग्रासलैंड में भी एक बार देख लो क्या क्या आता है। तो बताएंगे गैंगेटिक प्लेन है, साथ ही साथ यहाँ पर गाय भैंस चराने और एग्रीकल्चरिंग करने के लिए ग्रास बन जाते हैं। मतलब अगर हम पूछें कि कौन से एरिया को काट कर एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर देना है, तो बताएंगे कि सर जो ग्रासलैंड वाला है, जहां पर थोड़ी बहुत घासें उग रही, उसको एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, और वहां पर थॉर्नी मतलब क्या कि कटीली झाड़ियां वाला पोर्शन है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए हल्की फर्टिलिटी डालिए, वहां कैनल बनवाइए, वहां बारिश तो वैसे भी 50 से 75% हो रही, उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कीजिए, ताकि हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ग्रेजिंग का काम भी हो जाए और दूसरा एग्रीकल्चर का काम हो जाए। गंगा और उसकी क्या है, सहायक नदियां तो पानी दे रही है ना, बारिश से नहीं आ रहा तो क्या हुआ, और हम उसमें क्या करेंगे, कैनल्स निकलवा कर उसको इरिगेशन के लिए हेल्पफुल ले लेंगे। तो यही 3 से 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी। ऐसे तो स्क्रीन पर 3 दिख रही, मॉइस्ट डिसिडियस, ड्राई डिसिडियस, ग्रासलैंड, मैंने एक और ऐड करवाया, थॉर्नी भी उसमें ऐड कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, तो चलो हो गया। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल वेजिटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन के 3 सेक्शन देख लिए हमने, लेकिन अब हम काट रहे हैं जंगल, या उत्तर प्रदेश तो हमारे कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध है ना, गेहूं के लिए सर्वाधिक उपज, टॉप 1, आलू के लिए, आलू पोटैटो के लिए सबसे ज्यादा। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश में मिल्क, मतलब मिल्क देने के लिए चारा फॉडर है, फॉडर है मतलब क्या, ग्रीन लैंड्स है, ग्रासलैंड्स है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। चलो एक और चीज उत्तर प्रदेश हमें देता है क्या, तो बताएंगे सर शुगर केन, जो कि कमर्शियल क्रॉप्स, शुगर केन कमर्शियल क्रॉप्स कही जाती है। चीनी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होती है। तो मेरे कहने का मतलब उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरिंग सेक्शन है, इसके एग्रीकल्चरल वेजिटेशन के बारे में भी पढ़ लीजिए। 2 ही तरह की वेजिटेशन होती है, एक होती है नेचुरल वेजिटेशन, दूसरी होती है एग्रीकल्चरल वेजिटेशन। तो हम एग्रीकल्चरल वेजिटेशन से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, अगर डाटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन को देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों में इसकी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन आता है, तो बताएंगे 24%, 27% और 49%। इन तीनों परसेंटेज, तीनों सेक्शंस में उत्तर प्रदेश आगे। शुगर केन, लेंटिस, व्हीट, बार्ले, पोटैटो
और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं जो उत्तर प्रदेश बड़े लेवल पर करता है और सबसे आगे है, मोस्ट प्रोमिनेंट लेवल पर चल रहा। और तो और राइस, क्योंकि यहाँ कुछ जगहों पर बारिश होती है, मेज और ग्राम, चना, लेंटिस, व्हीट के साथ साथ मिलेट और ऐसे मटर के भी कुछ पोर्शंस जो है वो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब एग्रीकल्चरल सेक्शन में भी उत्तर प्रदेश आगे। आइए पहले मैं आपको क्लियर करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान। चलिए, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि अगर, जैसा कि मैंने अभी आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि एग्रीकल्चर 3 तरह से होती है। चलिए समझिएगा। प्रिमिटिव मानव जो आदिवासी हुआ करते थे उनको हम बोलते हैं नोमैडिक्स। वो कभी एक जगह रुकते नहीं थे, हंटर गैदरर हुआ करते थे। तो वो जिस तरह की खेती किया करते थे वो खेती ऐसी होती थी, उसको कहते थे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। सुन लीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में क्या होता था, इसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, यहां खेती करो, काटो, काट कर उसे जला दो, कुछ समय बाद वो फर्टाइल हो जाएगा। तो ये आदिवासी जमाने के हंटर गैदरर्स किया करते, इसी को हम बोलते हैं झूमिंग खेती। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में इसको झूमिंग कहा जाता है, घूम घूम के करते हैं। अभी किया, 4-6 महीने बाद फिर वापस आएंगे, छोड़ देंगे, वो फर्टाइल हो जाएगा, फिर करें। मिल्पा, इसको लैटिन अमेरिका या मैक्सिको में कहा जाता है, इसी को लदांग भी कहते हैं। मतलब अगर हम आदिवासी काल से उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रिमिटिव खेती भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। मेरी बात समझ आई? कोल्डिंगवा सबसे पहला जगह था जहां से चावल के साक्ष्य मिले, इलाहाबाद के पास पड़ता है। मतलब हम यहाँ पर अच्छे लेवल की एग्रीकल्चरिंग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले। ठीक है, तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, लदांग इसको हम इंडोनेशिया, मलेशिया साइड में उसकी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, ऐसे एग्रीकल्चर का, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का और भी नाम। यही प्रिमिटिव एग्रीकल्चर डेवलप होकर क्या रूप ले लेती है, बहुत अच्छे लेवल पर एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, और होता है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। अगर हम बहुत बल्क में, बहुत मेहनत करके बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और सरप्लस बना दे रहे हैं, सरप्लस का मतलब होता है कुछ तो खा रहे हैं प्लस उसको कलेक्ट भी कर रहे हैं, प्लस एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर हम सरकार को भी दे रहे हैं, प्लस प्राइवेट लोगों को भी बेच रहे हैं। तो बल्क में हम खेती करते हैं और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होती है, तो ये केवल हम बड़ी लैंड पे थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़े से रिसोर्सेस से, ठीक है, हम थोड़ा सा सब्जी उगा लेते हैं, थोड़ा सा अन्न उगा लेते हैं, ताकि हमारा घर, हमारे परिवार, थोड़े बहुत अगल बगल के लोगों का काम चल जाए। कमर्शियल यूज इसका नहीं करते। तो इस तरह की खेती केवल अपने छोटे स्तर पर होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस कमर्शियल या एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये दोनों प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। मेरा टारगेट है आपको समझाना कि आखिर हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ क्यों रहे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। तो उत्तर प्रदेश में प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी हुआ है, इंटेंसिव भी हुआ है, एक्सटेंसिव भी हुआ है। जब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी MS स्वामीनाथन के अंडर में, नॉर्मल बोरलॉग ने जो इनिशिएट किया था विश्व में, उसमें उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, हरियाणा और पंजाब, जहां पर सर्वाधिक नदी इरिगेशन के रूप में मिल जाएंगी, वही पोर्शन हरित क्रांति में टच करता है। तो उत्तर प्रदेश क्या हरित क्रांति में कंट्रीब्यूट करता है खेती में? तो बताएंगे हाँ। किस तरह की खेती थी? क्योंकि बल्क में पैदा किया, देश की जीडीपी बढ़ा दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव। आदिवासी लोग हमारे यहाँ करते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। आज भी कुछ गांव हैं, जैसे आपके घर नानी का गांव, वहां नानी के गांव से आपके यहाँ गल्ला भर भर के आता है, वो बेचते नहीं है, वो घर वालों को ही बांटकर अपना खा पी कर बैठते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज या टर्शियरी एक्टिविटीज होती है, आइए हम इसको समझते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल्स हम नेचर से पा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। फिशिंग कर लिया, रॉ मटेरियल है, नेचर में कुछ नहीं करना पड़ा। हमने माइनिंग्स कर ली, जमीन में से कुछ निकाल लिए।
हमने क्या कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, जमीन के खोदा और उसमें से हमें सारी सब्जियां मिल गई, फसल मिल गई। हमने क्या कर लिया, पोल्ट्री मुर्गी पाला, मुर्गी ने अंडा दिया, हमने खा लिया। तो जितने भी प्राकृतिक तरीके से बिना मेहनत के, थोड़ी बहुत मेहनत से हमें प्राकृतिक तौर पर चीजें मिल रही, वो आती है प्राइमरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या होता है, जब प्राइमरी एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, हम उसे प्रोसेस करके कोई नई चीज बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाती है। और टर्शियरी किसी भी सर्विस सेक्टर को कहा जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टीचर है, वकील है, डॉक्टर है, बैंक है, LIC वाले हैं, ये आपको तरह तरह की सर्विस दें। प्राइमरी एक्टिविटीज को करने वालों को रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज करने वालों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, ये इंडस्ट्री या किसी जो है वो मिल में काम करते हैं। और टर्शियरी वालों को व्हाइट कॉलर कहा जाता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का फोन पर आपको कॉल करके बताते हैं कि भैया ये पॉलिसी ले लो, वोडाफोन का सिम ले लो। इनके कॉलर व्हाइट होते, गंदे नहीं होते, ऑफिस में बैठकर काम करते। इनके कॉलर इतना काम करते करते किसानी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, ये सब चीजें करते करते इनके कॉलर धूल मिट्टी से सन जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, इसलिए इनको रेड कहते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर की एक अपनी ड्रेस कोड होती है, जो किसी कंपनी या कारखाने में काम, मजदूर हो सकते हैं, या फिर ये चीप लेबर हो सकते हैं, या फिर सेमी स्किल्ड लेबर या स्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजें ही आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में समझना था। तो क्या उत्तर प्रदेश में तीनों चीजें हैं? तो हमने अभी देखा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में तीनों चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? 24% प्राइमरी, 27% सेकेंडरी और 49% टर्शियरी सेक्टर में हमारा उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व। ठीक है, और मैंने ये भी कहा कि ये हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब के लेवल को टक्कर दे रहा था, और यहीं पर हरित क्रांति आई, जो हमारी GDP को ऊपर ले जाती है, जिससे हम कृषि प्रधान देश बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चरिंग के बेसिस पर अगर किस तरह के वेजिटेशन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में भी इसका भी क्लासिफिकेशन, तो 3 तरह से क्लासिफाइड होता है, रबी, खरीफ और जायद। यही 3 मेन स्ट्रीम होती हैं जो क्रॉप ग्रो करने के लिए उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जिम्मेदार मानी जाती। तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो विंटर मंथ में बोई जाती हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करीब में काट ली जाती है। ठीक है, ये रबी होती है। ठीक है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता है। मैं अभी बताऊंगा हार्वेस्टेड कब करी जाती है, तो फरवरी से मार्च, अप्रैल तक में काट ली जाती है। इसका एक फिक्स डेट अभी मैं आपको बताऊंगा, तो याद हो जाए। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, और क्या, थोड़ी पानी चाहिए रबी के लिए। व्हीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, पोटैटो, लेग्यूमेंट्स, ये सारे सिग्निफिकेंट रबी क्रॉप्स के होते हैं। चलिए मैं इसको लिखकर बता दूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। रबी, रजाई से याद रखो। रजाई कब से जरूरत पड़ती है? तो जैसे ही होली, ऐसे समझो दिवाली आने वाली, दिवाली से ही ठंडी पड़ना शुरू हो जाती, और दिवाली आती कब है? अक्टूबर। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बोनी शुरू कर देते हैं कि भैया ठंडी आ गई है, रजाई निकाल लो, रबी हो गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोना शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे ही होली आती है, मार्च तक में इसको हम क्या करते हैं? काट। तो फरवरी और मार्च, अधिक से अधिक अप्रैल तक में, मिड मार्च से अप्रैल तक में हम काट लेते हैं। ठीक है, ताकि बारिश ना हो जाए, खराब हो जाएगी ये फसल। तो इस तरह की फसल में कम पानी चाहिए, इसीलिए कम पानी के समय में ही, जिस समय आपके होंठ पट रहे होते हैं, पानी कम होता है इस वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, तो इस समय में हम रजाई से रबी याद किए, और हमने देखा कि इस मौसम में बोते हैं, इस मौसम में काट लेते हैं। क्या क्या आते हैं इसके अंदर में? तो ये सारे मेजर क्रॉप्स इसके अंदर आ जाते हैं। आइए, ये हुए रबी। अब हम पढ़ेंगे मतलब रबी कैसे याद किया? दिवाली से लेके होली तक। आइए, होली बीती, अब हम पढ़ेंगे कौन सी फसल? खरीफ। खरीफ की फसल बारिश से डिपेंड होती है, इसमें बहुत पानी चाहिए। तो बारिश कब शुरू होती है? सब जानते हो, जून में शुरू होती है, जून जुलाई में, और ये चलती है कम से कम सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अधिक से अधिक अक्टूबर। मतलब रबी बोने से पहले खरीफ काट लेना है, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको सोइंग कर लेते हैं। ठीक है, मेरी बात समझी? बारिश शुरू हो गई जून में, हमने जून से बोना शुरू कर दिया। ठीक है, जून से लेकर जो है कब तक बोते हैं? जब तक बो सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त तक में बारिश शुरू हो ही जाती थी। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अधिक से अधिक नवंबर तक। अक्टूबर तक तो हमने इसको हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि नवंबर के बाद क्या पड़ना शुरू हो जाएगा? ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी।
और ये फसल गर्मी वाली, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये मानसून सीजन पे बोई जाती है। इसमें सीड सो कर दी जाती है अप्रैल मई जून के समय में, और आगे चलकर मैच्योर हो जाती है। हम इसको सितंबर से अक्टूबर में काट लेते, कंक्लूड कर लेते हैं जैसे ही मानसून खत्म होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, गर्मी होती है जून में, जुलाई में, अगस्त में, भयानक पसीना, उमस, और आगे चलकर देखते हैं इसी समय में पानी भी ज्यादा बरसता है, इसलिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। कौन कौन सी क्रॉप्स है? राइस, देखा होगा, बिल्कुल गीले पानी के अंदर घुसकर वो उसको जो है वो अंदर जाकर सो करते हैं। कॉटन, गीली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। जूट, सब जानते हो, बांग्लादेश और भारत ही इसके मोनोपोली रखते हैं पूरे विश्व में, और ये वहां पर जाते हैं जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बनाती है। गीली चिकनी मिट्टी, ठीक है, वो खादर वाली। शुगर केन, गन्ना दलदल में बोया जाता है। अरहर दाल है, बाजरा, पीनट्स है, मेज है, ये सब सारे सिग्निफिकेंट क्रॉप्स हैं जो किसमें आते हैं? खरीफ में। और एक तीसरी फसल आती है, तीसरी फसल को बोलते हैं जायद की फसलें। याद रखिएगा, रबी और खरीफ के बीच में गैप होता है। जैसे मैंने कहा कि खरीफ बोई जा रही है जून से लेके कब तक? अक्टूबर तक। फिर अक्टूबर में बोई गई कौन सी? ये हो गई खरीफ। फिर बताओ, अक्टूबर में बोई गई रबी, और ये काट कब लेते हैं? मार्च से अप्रैल के करीब। अब बताओ, मार्च के बाद अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, और बारिश आने तक में जून। तो जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, रबी और खरीफ के बीच का समय बच गया, ठीक है, इसके बीच में जो बोया जा रहा है इसी को हम बोलते हैं जायद की फसलें। ये प्योरली क्या होते हैं? ये प्योरली गर्म मौसम में उगते हैं। साथ ही साथ ये होते हैं क्या? वाटरी। वाटरी समझते हो? जैसे वाटर मेलन, ककड़ी, मस्क मेलन, खरबूजा, वाटरमेलन तरबूज, मस्क मेलन खरबूज, बिट्टर ग्राउंड करेला, पंपकिन लौकी, कुकुम्बर खीरा, और भी ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स जो वाटरी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल जो वाटरी होती है, उसी को हम जायद की प्रिंसिपल क्रॉप्स कहते हैं। मतलब पानी वाली क्रॉप्स कब बोई जाती है? रबी और खरीफ के बीच का गैप। कब गैप आता है? तो हमने देखा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के बीच में ये क्या है? बोई जाती है। क्या मेरी बात समझ गए? कब बोलते हैं? मार्च, अप्रैल, मई होते होते जून में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अधिक से अधिक जुलाई चला जाना चाहिए। तो अगर आप ठीक से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरिंग लेवल पर क्रॉप्स और वेजिटेबल के बारे में एग्रीकल्चर बताया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको और भी चीजें याद करने के लिए दूं तो बहुत इजी हो जाएगा। हाईएस्ट प्रोड्यूसर अगर उत्तर प्रदेश किसमें है तो क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिए। ओनला, कंजम्पशन ऑफ द फर्टिलाइजर, ठीक है, गुआवा, हनी, हॉर्टिकल्चर में, मैंगो में, मशरूम हमारे यहाँ उगता है, मस्क मेलन उगता है, पीज, पोटैटो, शुगर केन, वाटरमेलन, व्हीट और टोटल फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ पर उगती है। हम लोग ये हाई प्रोड्यूसर, मतलब उत्तर प्रदेश इतनी चीजों का बल्क मात्रा में प्रोडक्शन करता है। अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया किसमें है, ये फर्स्ट में था। इतनी चीजें तो हम फर्स्ट में। आइए सेकंड, बाजरा, बार्ले, राइस और वेजिटेबल। पहली बात मैं बता दूं कि मिलेट्स होते थोड़े मोटे अनाज, ठीक है। मिलेट्स गरीबों के लिए अनाज भी कहे जाते हैं, और चिड़िया, पक्षी और पशु पक्षी जानवर उनके चारे वगैरह भी उसी में आ जाते। तो ये उपजाऊ मिट्टी के बजाय थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी में, कम फर्टाइल मिट्टी में उगते हैं, इसलिए इनको मोटे अनाज कहा जाता है, मिलेट्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, शोरगम आ जाता है, इसमें आपका बार्ले आ जाता है, मेज आ जाता है, ठीक है, और भी सीरियल क्रॉप्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सेकंड प्रोड्यूसर भी हमारा बाजरा, बार्ले, राइस और वेजिटेबल्स में आता है। थर्ड हाईएस्ट उत्तर प्रदेश किसमें आता है तो बताएंगे कि अरहर, तोर, रैपसीड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछें कि अपने कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरह की प्रोडक्शन होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो भी जानिए। सभी याद करने पर फोकस करेंगे, ये फैक्चुअल चीज। मैंगो हमारे लखनऊ में आता है, सहारनपुर में आता है और बुलंदशहर में आता है। आंवला जो खट्टा होता है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर में। गुआवा, बदायूं, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और कौशाम्बी। ओपियम, अफीम को बोलते हैं, ये हमारे बाराबंकी वाले सेक्शन गाजीपुर में जो है उगता है, इंपॉर्टेंट है। लीची सहारनपुर, मेरठ और बिहार के कुछ एरिया में।
ऑरेंज सहारनपुर के लिए फेमस, शुगर केन शामली सबसे बड़ा हब है, व्हीट आप याद रखिएगा मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, क्या है बुलंदशहर, कानपुर और साथ ही साथ मथुरा। राइस कहां पर है, बिजनौर, कुशीनगर, पीलीभीत, चंदौली, बागपत, अंबेडकर और वाराणसी वाले एरिया में। ये सारे एरिया थोड़े से पानी से भरे हुए। तो कुछ फैक्ट की चीजें और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आज आपको समझ आई। ऐसी ही अगली क्लास में हम लोग और भी डिटेल अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मैं बता दूं, हमने क्या पढ़ा था, फ्लोरा एंड फौना। अभी तक हम लोगों ने फ्लोरा वेजिटेशन देखा, दो तरह का, नेचुरल वेजिटेशन और एग्रीकल्चरल वेजिटेशन। अब हम क्या देखने वाले हैं, फौना, कि भैया हमारा एनिमल वाला पोर्शन भी तो होगा। अगर जंगल है, ठीक है, अगर खेत है, अगर बारिश हो रही, अगर यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, तो केवल वेजिटेशन ही तो नहीं, लिविंग बॉडी में केवल यही तो नहीं आते, लिविंग बॉडी में मेनली एनिमल्स भी तो आते हैं। तो हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, जो कवर अप करेगा किस एरिया को, तो बताते हैं कि वो फौना, एनिमल्स, क्या क्या एनिमल्स, बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब चीजें जो पाई जाती हैं इसके बारे में स्टडी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और